नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। हम अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, पर अब आप लोगों के दिमाग में सवाल ये उठता होगा, सर कि हमारे देश को लोकतंत्र बनाया तो बनाया किसने, हमें कौन पावर देता है कि हमारे देश में जनता का सिस्टम चलेगा और कौन मना करता है कि हमारे देश में राजा का या किसी तानाशाह का सिस्टम नहीं चलेगा। तो साहब, आज मैं आपको उस पवित्र ग्रंथ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, उस पवित्र ग्रंथ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। और ये संविधान है ना साहब, संविधान आन है, बान है, शान है और मेरे जीवन का अभिमान है। यही संविधान मेरे लिए सम्मान है। इसी संविधान से मेरी पहचान है, आपकी पहचान है। इसी संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। इसी संविधान ने हमें राष्ट्रवाद की भावना भरी है कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरना है। यह संविधान हमारे लिए हमारी आत्मा है, संविधान हमारा जीवन है, संविधान। और उसी संविधान के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पर आज के इस वीडियो में पहले कुछ संविधान से जुड़े छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, जो आधार है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो अफ्रीका में कहानी है, वो अफ्रीका की कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए आपके देश के राष्ट्रीय ग्रंथ को जानने के बारे में, पवित्र ग्रंथ को जानने के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2, संविधान निर्माण। ये कौन सा चित्र है साहब? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ये है बाबा साहब अंबेडकर। जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे हैं। बोले सर लीजिए संविधान, और अब ये संविधान देश की जनता को सौंप दीजिए। अब ये देश की जनता ही इसको क्या है आगे लेकर के जाएगी और एक बेहतरीन राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश करेगी। पर सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि संविधान होता क्या है, क्या है संविधान? तो हम उसी के बारे में जानते हैं। संविधान देखो क्या है, संविधान एक तरीके से कानून की किताब है। क्या है संविधान? एक कानून की किताब है, लॉ बुक है संविधान। ये कानून की किताब है जो ये बताती है कि देश को गवर्न कैसे करना है, देश को चलाना कैसे है। ठीक है, देश में सरकार कैसे बनेगी, सरकार को हटाना हो तो कैसे हटाना है, जनता के पास क्या पावर है, सरकार के पास क्या पावर है, जनता के क्या कर्तव्य है, सरकार के क्या कर्तव्य है। तो सारी बातें, देश को चलता कैसे है, वो भैया ये देश का पवित्र जो ग्रंथ है ना संविधान, यह बताता है हम लोगों को। तो संविधान कानून की किताब है जिसके आधार पर ही क्या है सरकारें चुनी जाती है, सरकारों को हटाया जाता है। और साहब जो हम लोग कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र भी इसी संविधान में लिखा गया है। तो संविधान क्या है? कानून की किताब है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। बिल्कुल, संविधान क्या है? लिखित नियमों के, नियम मतलब रूल्स, लॉज, ठीक है, कानून। तो क्या है संविधान? क्या है? कानून की किताब है जिसे एक देश में रहने वाले क्या सभी लोग मानते हैं। भैया अमेरिका का संविधान मैं मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। वेस्ट इंडीज का संविधान मैं मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। ऑस्ट्रेलिया का संविधान मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। भारत का? अरे भैया भारत का तो मानूंगा क्योंकि भारत का नागरिक हूं। तो जिस देश का संविधान है उस देश के नागरिकों को वो संविधान मानना पड़ता है क्योंकि उनकी इच्छाएं उसमें समाहित होती है। संविधान में उनकी इच्छाएं होती है, वो जो चाहते हैं वह संविधान में होता है। और संविधान देश को चलाने वाला दस्तावेज है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं, ना तो सरकारें संविधान से ऊपर है, ना न्यायपालिका संविधान से ऊपर है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर अगर कुछ है तो देश का संविधान है और वही राष्ट्रीय ग्रंथ है हम लोगों के लिए। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। तो देखो संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है। हम सरकार को भी हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें संविधान ने पावर दी है। तो सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर है। और ये क्या है? जो भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, और जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नागरिक, सिटीजन्स। हम भी सिटीजन है देश के, आप भी सिटीजन हो, हम भी नागरिक है, आप भी नागरिक हो। तो जो इस देश में रह रहे हैं उन सभी के बीच के क्या आपसी संबंध कैसे होंगे, वो हमारा संविधान हमें बताता है। लोगों की और सरकार के बीच संबंध कैसे होंगे, सरकार को कहां ध्यान रखना है कि उनको क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कहां जनता को पावर दी कि आप सरकार को हटा सकते हो, गिरा सकते हो। ये सारी की बातें जो है ये हमारे भारत का संविधान हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बताता है। अब देखो संविधान के क्या है वर्गीकरण है। आपने बहुत सी बार और बहुत 8 तक भी आपने बहुत बार ये शब्द पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। इन संविधानों के वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग प्रकार के संविधान और उनमें कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो उन क्वालिटीज के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में कौन सी है और दूसरे देशों में कौन सी है। पहला है लिखित संविधान, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
तो पहला जो है वो है लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है अलिखित संविधान या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप क्या रहोगे सर कि लिखित तो समझ में आ गया कि लिखा गया होगा रिटर्न, तो अनरिटन में क्या कभी लिखा ही नहीं गया? और जिस देश में अलिखित संविधान है वहां के लोग पढ़ते कैसे होंगे जब लिखा ही नहीं गया होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कानून जो किताब के रूप में संहिताबद्ध एवं संकलित हो। देखो अब क्या है, बात हुई है ऐसा कानून जो किताब के रूप में, भाई क्या हुआ है, किताब के रूप में उसे क्या करा गया है, कोडिफाइड करा गया है। कोडिफाइड और संकलित का मतलब कंपाइल्ड करा गया। देखो क्या हुआ, ऐसा कानून जो किताब के रूप में संहिताबद्ध, बिल्कुल कोडिफाई कर दिया है भाई, पहले कानून ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पूरा कोडिफाई करा है, एक एक कानून को बताया है। देखो हम लोग हमारे संविधान में क्या है, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, और इन आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स, एक एक अनुच्छेद जो है, एक एक आर्टिकल्स है, वो क्या है, बिल्कुल सेट है ऑर्डर में, तो कोडिफाई कर रहा हो, संहिताबद्ध, बिल्कुल सही तरीके से सेट उनको कर रखा है। और संकलित है, कंपाइल्ड है, संकलित कराओ, कंपाइल्ड कराओ, भाई सारे अनुच्छेदों को, सारे आर्टिकल्स को एक साथ कंपाइल करके एक किताब बना देना, और उसी किताब को हम लोग क्या कह रहे हैं, भारत का संविधान कह रहे हैं। तो जिस देश में क्या हो रहा है, अगर इस तरीके से एक किताब के रूप में कानून बना दिए गए हो, उन्हें संहिताबद्ध कर दिया गया हो, उन्हें संकलित कर दिया गया हो, उस देश के संविधान को क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो कहां का है? अमेरिका का है। अमेरिका का है। अमेरिका ने 1789 में उनका संविधान वहां पे लागू हो गया था। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। और अगर आपसे कोई पूछे भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भी क्या है? लिखित है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है? लिखित है, क्योंकि हमारे पास पूरी एक किताब मौजूद है, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे जो इमेज दिखाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो पूरी एक किताब है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना, हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। सबसे ज्यादा अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो हमारे देश के संविधान में ही लिखा हुआ है। तो लिखित संविधान होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अगर कौन से देश का अगर आपसे पूछा जाए तो कह देना, गर्व से कहना कि हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान। अब देखो लिखित में ये बात है, तो अलिखित में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ऐसे कानून जिनमें संहिताबद्ध एवं संकलित की कमी हो, मतलब ना तो संहिताबद्ध किए गए हो, कोडिफाई भी नहीं करे हुए, और कंपाइल्ड भी नहीं करे, संकलित भी नहीं किए हुए। मतलब क्या हुआ है कि भाई जैसा कानून बना, ठीक है भाई, ये आज से कानून बन गया, कोई बात नहीं, उसको एक किताब की फॉर्म में नहीं लिया। भाई कानून बन गया है, स्कूलों में भी पढ़ा देंगे, बच्चों को भी पढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर उसे एक किताब की फॉर्म में नहीं बना रहे। उसे किताब की फॉर्म में बना करके वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अनरिटन है। वो क्या है? अनरिटन हो जाएगा, अलिखित हो जाएगा। उसे जितने भी कानून बने हुए उन्हें एक साथ कंपाइल नहीं करा, संकलित नहीं करा, इकट्ठा करके एक किताब नहीं बना रहे, उनको कोडिफाई नहीं करा, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो ये क्या हो जाता है? अलिखित हो जाता है। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक किताब की फॉर्म में क्या है, उन्होंने कोई कानून नहीं बना रखा है, उनके जो कानून है वो बनते जाते हैं और चलते जाते हैं, उनके कोई एक संविधान ऐसा नहीं है जो कि किताब के फॉर्म में हो, इसलिए तो वहां का अलिखित है, अनरिटन है। अब आपसे कभी पूछे लिखित का मतलब क्या होता है, तो बता देना भैया संहिताबद्ध तो संकलित होना चाहिए, कोडिफाइड और कंपाइल्ड होना चाहिए किताब की फॉर्म में, तो लिखित संविधान होगा। भारत का संविधान लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और पहला संविधान किसका है लिखा हुआ? अमेरिका का। और इधर आ जाओ अलिखित में, कौन भाई? जो संहिताबद्ध नहीं हो, संकलित नहीं हो, कानून वहां पर भी है, संविधान वहां पर भी है ब्रिटेन में, पर वहां पर क्या है, एक साथ इकट्ठा नहीं कर रखा, संकलित उन्होंने क्या है उसको नहीं कर रखा है। तो उस कारण क्या हो जाता है, वहां का जो संविधान है वो अलिखित हो जाता है। फिर दूसरा वर्गीकरण, कठोर संविधान और लचीला संविधान। अब कठोर संविधान और लचीला संविधान का मतलब क्या है? सर कठोर वाले जो बहुत टाइट पेज लेते हैं या बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पेज लेते हैं, और लचीले वाले बिल्कुल ऐसे लोअर क्वालिटी के पेजेस लेते हैं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। कठोर संविधान का मतलब क्या है? देखो, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो। देखो अब क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान जैसे अब जो लिखित संविधान है उसको एक बार बना दिया गया, एक किताब की फॉर्म में बना दिया गया, जैसे हमारे भी संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अब मान लो भाई 50 साल बाद, 60 साल बाद लगे कि ये जो कानून संविधान ने उस समय संविधान सभा ने बनाया था, उस कानून में थोड़ा सा परिवर्तन कर देना चाहिए, थोड़ा सा संशोधन कर देना चाहिए। संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट कर देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देना चाहिए। तो भैया संशोधन करना जरूरी क्यों है? देखो, संशोधन होने का मतलब ये नहीं है कि किसी देश का संविधान खराब है,
वो एक अच्छी बात है कि भाई क्या छोड़ा गया है कि संशोधन करने की प्रक्रिया रखी गई है, जिससे क्या हो कि समय के साथ सोसाइटी में परिवर्तन आएगा। भाई मेरे दादाजी धोती पहनते थे, मेरे पापा ट्राउजर्स पे पैंट पहन, मैं जींस पहनता हूं, हमारे आने वाली जनरेशन पता नहीं क्या से क्या पहनेंगी। तो ये क्या है, सोसाइटी में बदलाव है। पर अब आज मेरे पापा मुझे भी कहने, बेटा मेरे दादाजी ने धोती पहनी, मैं भी पहनता हूं, तू भी पहन। और जो मेरे भतीजा है उसको बोले बेटा तू भी धोती पहन, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। समय के साथ सोसाइटी में बदलाव आता है, और सोसाइटी में जब बदलाव आता है तो हमें क्या है, जो हमारे कानून की किताब है, संविधान, उसमें थोड़े छोटे मोटे बदलाव करने पड़ते हैं। अब ये बदलाव करेगा कौन? ये बदलाव जो करती है देश की संसद करती है। ये जो बदलाव करती है देश की संसद करती है। हमारे देश की संसद भी है, तो जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब तीनों मिलकर के संसद बनते हैं। तो अगर वहां की संसद का संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल हो, मुश्किल का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा लोगों की क्या चाहिए, इच्छा चाहिए, भाई इतने लोग हाँ भरे तब जाके बदलाव होगा, फिर उसमें से इतने लोग हाँ भरे फिर जाकर के बदलाव होगा। तो संविधान में संशोधन करना अगर मुश्किल है, आप आसानी से क्या उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, वो कठोर संविधान कहलाएगा। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रिजिड, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिजिड कहलाएगा, कठोरता है इसमें, ये आसानी से नहीं बदल रहा है, ठीक है। इसका भी उदाहरण है अमेरिका, इसका भी उदाहरण जो है वो है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका क्या है, इसका उदाहरण है। अमेरिका में संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है, आसानी से आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं लचीले संविधान की तरफ। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना आसान हो। अब यहां पर क्या है, संविधान में संशोधन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लचीला है। लचीले का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल है। लचीले का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल आसान है। ज्यादा लोगों की परमिशन नहीं चाहिए, आप चेंज कर दो, ठीक है। जब जरूरत पड़ी जब आप संशोधन कर दो, और उसमें क्या है चेंज कर दो, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, वो लचीला है। मैं आपको इंग्लिश के वर्ड इसलिए बताता हूं, मान लो बाय चांस आपसे कभी कोई पूछ ले कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, तो आप बता सको। हमें कभी भी एजुकेशन में लैंग्वेज बैरियर हमारा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई, क्यों नहीं आती? जरूरी थोड़ी है कि भाई हम हिंदी मीडियम के तो हम हिंदी मीडियम ही सीखे, या हम इंग्लिश मीडियम के तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही सीखे। नहीं भैया, हमें सब कुछ सीखना है। तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना आसान हो। अब सवाल ये उठता है, सर भारत का कौन सा है, कठोर है या लचीला है? कठोर है या लचीला है, कौन सा है? तो भैया हमारा जो भारत का है ना, उसमें दोनों के गुण है। हमारे भारत वाला क्या है, मिश्रित है, कठोर भी है और क्या है, लचीला भी है। कठोर भी है और लचीला भी है। कुछ ऐसे कानून है संविधान के जिनको बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा लोगों की परमिशन चाहिए संसद में, और कुछ कानून ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत आसान है, लचीला है हमारा संविधान। तो हमारे संविधान के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना कठोर भी है और लचीला भी है। क्या है, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, दोनों टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अधिनियमित संविधान और एक आता है विकसित संविधान। अधिनियमित संविधान का मतलब क्या होता है, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका मतलब है इवॉल्व। देखो इनएक्टेड, ये जब हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे ना, प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान की, प्रियम्बल, जब हम उसमें शब्द आएगा अधिनियमित, इनएक्टेड, तो ये शब्द आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, सर ने बता दिया था, ठीक है। तो अधिनियमित संविधान का मतलब क्या होता है, ऐसा संविधान जो विशेष सभा द्वारा एवं एक समय अवधि में बनाया गया हो। भैया क्या है, संविधान है ना, एक किताब की फॉर्म में बनाया गया तो समय ने लिखी संविधान का। अब उस किताब को किसने बनाया होगा, किसी एक सभा ने, एक विशेष सभा ने। भैया हमारे किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। तो और एक समय अवधि में बनाया, कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे। तो किस एक विशेष सभा ने बनाया, वो विशेष सभा कौन सी थी, संविधान सभा। और एक विशेष समय अवधि में बनाया, वो समय अवधि कौन सी थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसलिए क्या है, ये अधिनियमित है, इनएक्टेड है हमारा संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है, अधिनियमित संविधान है। अब आ जाते हैं विकसित संविधान पे। ऐसा संविधान जो किसी विशेष सभा द्वारा नहीं बनाया गया हो। देखो अब क्या है, जो अलिखित संविधान है वो ज्यादातर क्या होंगे, विकसित ही होंगे, मतलब वो समय के साथ चलते जा रहे हैं, उनको किसी एक विशेष सभा ने नहीं बनाया। तो वो क्या है भैया, आज इस सरकार ने बना दिया, फिर और कोई बना देगा, फिर और कोई कानून बना देगा, वो कानून चलते जाएंगे। वो किसी एक सभा ने बैठ करके एक समय अवधि में नहीं बनाया, वो जब समय में जरूरत हुई तब कानून बना ले, फिर समय में जरूरत हुई फिर कानून बना ले। तो ऐसे क्या है, कानून चलते रहते हैं। तो वो हो जाता है हमारा विकसित संविधान, हमारे लिए कहलाता है। तो अब हमारा संविधान लिखित है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान हमारा है, ठीक है। हमारा कठोर और लचीला दोनों संविधान है हमारे गुण में। तीसरा है हमारा अधिनियमित संविधान है। तो ये 3-4 क्वालिटीज है। संविधान क्या होता है, सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, और भारत का संविधान महान है और
भारत का संविधान ही हमारी शान, मान, अभिमान है और हमारी पहचान भी भारत का संविधान है। तो इसलिए गर्व करिएगा आप अपने संविधान पे। अब आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। देखो, अब हम लोगों को कहानी पढ़नी है। पहले हम इस चैप्टर में हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो भी जानेंगे, पर उससे पहले कहानी पढ़ लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में जाकर के एक देश है जिसे हम दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कहते हैं। आपने वहां के बहुत बड़े समाज सुधारक और बहुत बड़े महापुरुष हैं वो नेल्सन मंडेला जी, आपने उनका नाम सबने सुना होगा। इन्होंने मतलब बहुत स्ट्रगल करा है। किन लोगों के लिए करा है? जो लोग अश्वेत हैं, जो काले लोग हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि देखो, समाज में क्या होता है, विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। किस आधार पे? जाति के आधार पे। जाति के आधार पे हो जाएगा, धर्म के आधार पे हो जाएगा, लिंग के आधार पे हो जाएगा, रंग के आधार पे हो जाएगा, भाषा के आधार पे हो जाएगा। तो जैसे जाति के आधार पे हमारे देश में था, तो जाति के आधार पे देखो बाबा साहब अम्बेडकर कितना लड़े थे, ज्योतिबा फुले कितना लड़े, लिंग के आधार पे राजा राम मोहन रॉय जी कितना लड़े, ठीक है। तो और भाषा के लिए कितने लोगों ने आवाज उठाई है। तो हम सब ने कितनी मुश्किल उठाई। उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में क्या है, जो यूरोप से गोरे लोग आए थे ना, उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी जो यहाँ पे रह रहे थे शुरुआत से, उन काले लोगों पे क्या है, दमन करना शुरू कर दिया, उनको दबाना, उनको साथ शोषण करना शुरू कर दिया, उनको सारे अधिकार उनके छीन लिए, वोट का अधिकार, सारे अधिकार उनको छीन लिए। और फिर क्या है, एक महापुरुष ने वहां पे जन्म लिया, नेल्सन मंडेला जी ने, और 28 साल तक वो जेल में रहे। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। और उससे भी बड़ी बात यह है, जब इनके पास सत्ता आई, जब ये देश के राष्ट्रपति बने, नया संविधान इन लोगों ने बनाया, तो इन्होंने ये बात भी कही कि हमें अश्वेतों को भी अधिकार देने हैं और श्वेतों को, जो गोरे लोग हैं, उनको भी अधिकार देने। यही महानता होती है महापुरुष की। वो क्या है, अगर उसने खुद ने भी अत्याचार सहा है ना, तो वो क्या है, जिन्होंने अत्याचार कराया ना, उनके ऊपर भी अत्याचार नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा अत्याचार होता क्या है, शोषण होता क्या है। और ऐसे लोग ही महापुरुष होते हैं। और ऐसे लोग नेल्सन मंडेला, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, किंग मार्टिन लूथर, जो अमेरिका के लिए अश्वेतों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत विरले ही पैदा होते हैं, बहुत कम ही पैदा होते हैं। ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, अफ्रीका वो भी जाकर आए थे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं की 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। देखो 1964 में ये लोग विरोध कर रहे थे कि भाई तुम काले लोगों को भी अधिकार दो, सब एक समान है, तुम भेदभाव क्यों करते हो? और पहली बात तो तुम आए यूरोप से और यहां पर आकर के हम पे राज कर रहे हो, तो ये बात गलत है। 1964 से नेल्सन मंडेला साहब को और उनके साथ जो 7 नेता थे, उन सबको क्या है, 1964 में आजीवन कारावास, मतलब हमेशा के लिए, जब तक तुम जीवन है तुम्हारा, जब तक तुम्हें जिंदगी है, जान है, तब तक तुम क्या रहोगे, कारावास में रहोगे, जेल में रहोगे। इतनी बेकार सजा इन लोगों को दी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया। तो रॉबिन द्वीप वहां पे एक जगह, उस वहां की जेल में क्या है, वो सबसे डरावनी और सबसे बेकार जगह जो जेल है वहां की, उसमें 8 लोगों को रखा गया, नेल्सन मंडेला जी और उनके 7 नेताओं को। ये देखो सजा क्या है, आजीवन कारावास के लिए दी थी। पर जब जैसे जैसे क्या आगे विरोध बढ़ता गया और जब उन गोरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि नहीं यार, अब हम इनके दमन को दबा नहीं सकते, हम इनके शासन को दबा नहीं सकते। जैसे हमारे देश में भी क्या होता है, जब अंग्रेज राज कर रहे थे, तो जैसे शहीद भगत सिंह जैसे लोग क्या हुए, शहीद हो गए, राजगुरु सुखदेव जैसे लोग शहीद हो गए, उधम सिंह जैसे लोग शहीद हो गए, महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी तैयार कर रहे थे। जब सब तरफ से अंग्रेजों ने देखा ना यार, ये तो सारी तरफ से तैयार हो रहे हैं, ये तो सब हमें घेर लेंगे, गांधी प्यार से घेरना चाहते हैं तो सुभाष चंद्र गोली से घेरना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो लोगों में मरने का डर नहीं है। शहीद भगत सिंह जैसे पता नहीं कितने करोड़ों नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, तो है ना, उस समय क्या हुआ, जब उनमें डर बैठ गया कि अरे यार अपने भगा के नहीं मानेंगे, तो क्या हुआ, उन्होंने देश को छोड़ दिया, देश को आजाद कर दिया उन्होंने। इसी प्रकार से क्या हुआ, जब अफ्रीका में आंदोलन बढ़ने लगा और क्या हुआ, लगा गोरे लोगों को कि नहीं भैया अब तो हमारी नहीं चलेगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, क्या करा कि चलो बैठ करके बात करते हैं और सब मिलकर के साथ रहेंगे। क्या है, सब मिलकर के साथ रहेंगे। इसलिए फिर इनको 28 वर्षों बाद क्या है, आजाद कर दिया गया और देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, स्टॉप रेसिज्म। रेसिज्म मतलब रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको, रेसिज्म को रोको। और मैं कहता हूं भेदभाव किसी भी आधार पे हो, उस भेदभाव को रोकना हमें चाहिए। हमने लोकतंत्र वाला अध्याय पढ़ा है, मैंने आपको कहा था लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ राजनीति में नहीं है, हमारे आम जीवन में भी लोकतंत्र होना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए,
सब हमारे लिए बराबर है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी आर्थिक वर्ग से हो, और चाहे कुछ भी उसका कार्य हो, वो कुछ भी काम करता, पर हमारे लिए सब समान है और सभी की हम क्या है इज्जत करते हैं। तो स्टॉप रेसिज्म हमें रोकना है। रंग भेद के खिलाफ क्या है संघर्ष अब ये लोग कर रहे हैं। रंग भेद नस्ली, नस्ल के आधार पे, भाई नस्ल ही तो होती है, स्पीसीज जो हमारी है भाई, कुछ जो लोग हैं जैसे जिनके माता पिता का रंग जैसा है, फिर उसके बच्चे का ऐसा होगा, फिर उनके बच्चे का ऐसा होगा, तो उस हिसाब से क्या नस्ल के आधार पे, स्पीसीज के आधार पे चलता है। तो रंग भेद क्या है, नस्ली भेदभाव है। नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी नहीं, चलाई गई थी भैया। यूरोप के लोग आकर के यहाँ पर रहने लगे और जब उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो इतने काले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, कितने गंदे रहते हैं, तो इन लोगों ने क्या करा, यूरोप वालों ने उनके ऊपर सारे शोषण करना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आए यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। तो ये यूरोप को लोग क्या है भाई, यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है भाई। पुर्तगाल के लोग आए हमारे देश में, वो भी यूरोप थे, ठीक है। डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, ये सब कौन थे, यूरोपी तो थे, यूरोपियन नहीं तो थे, यूरोप से आ रहे हैं। तो ऐसे क्या अफ्रीका में भी गए और उन्होंने क्या उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका पे भी कंट्रोल जमाया जैसे भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। चमड़ी का, स्किन का रंग कैसा है उस आधार पर उनको बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला था, तो दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग हैं, मतलब जो शुरुआत से वहां रह रहे हैं, वो देश उनका है, वहां के लोगों का रंग कैसा था, काला था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4, मतलब क्या है भैया, अगर 1 लाख लोग आबादी में हैं तो मतलब क्या है 75,000 लोग क्या है इन्हीं के हैं। किनके, काले लोगों के हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी है उन लोगों के हैं, ठीक है। अगर 100 लोग वहां पे रह रहे हैं तो 75 लोग क्या है, मतलब 3/4 क्या है, 3/4 जो पार्ट है वो किनका है, सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोगों का है। भाई श्वेत तो जो गोर है, जिनका रंग बिल्कुल श्वेत है, बिल्कुल साफ है, और अश्वेत जिनका रंग कैसा है, काला है या सांवला है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोगों भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। देखो अब क्या है भाई, रंगीन चमड़ी का मतलब क्या है, जैसे थोड़ा सांवला हो गया, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा डार्क नहीं है, ज्यादा बिल्कुल श्वेत भी नहीं है, अश्वेत भी नहीं है, बिल्कुल सांवला सा कलर हो गया, अश्वेत हो गया, तो रंगीन चमड़ी के लोग और जो भारत से गए वैसे लोग, तो उन सब के ऊपर क्या है, वो सभी के ऊपर क्या अत्याचार करते थे। सिर्फ और सिर्फ जो अपने यूरोपियन लोग थे, जो अपने बिल्कुल श्वेत समाज के लोग थे, उन्हीं को ही क्या है वो साथ रखते थे और उन्हीं का ही विकास का वो काम करते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, मतलब इन लोगों को वोट डालने तक का भी अधिकार नहीं था। मैंने संविधान की भी बात करी, हमारे देश का संविधान इतना महान है। अमेरिका ने भी है ना 1789 में संविधान बनाने के बावजूद भी महिलाओं को है ना 20वीं शताब्दी में आकर के क्या है वोट का अधिकार दिया। पर हम लोगों ने जब संविधान बना और 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना भैया, हमने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करा। हमने दलित को भी वोट का अधिकार दिया है, हमने स्वर्ण को भी वोट का अधिकार दिया है, हमने हिंदू को भी वोट का अधिकार दिया है, हमने मुस्लिम, सिख, ईसाई को भी वोट का अधिकार दिया है, हमने पुरुष को भी वोट का अधिकार दिया है, हमने महिला को भी वोट का अधिकार दिया है, हमने अमीर को भी दिया है, हमने गरीब को भी दिया है, हमने राष्ट्रपति को भी दिया है, तो हमने मजदूर को भी दिया है। यह संविधान की हमारे देश की खूबसूरती है। हमने भेदभाव किसी के साथ ही नहीं करा, तो हम लोग बहुत अच्छे तरफ चल रहे थे। तो काफी जगह क्या है वोट का अधिकार भी इन लोगों को नहीं दिया गया, पर हमारे देश ने ऐसा भेदभाव नहीं करा। जब संविधान लागू हुआ उसमें सबको क्या है, और सबका एक वोट एक वैल्यू। मैं वोट दूंगा तो भी एक ही माना जाएगा, और राष्ट्रपति साहब वोट देंगे तो भी एक ही माना जाएगा, प्रधानमंत्री साहब वोट देंगे तो भी एक ही माना जाएगा, और देश का मजदूर वोट देगा तो भी एक माना जाएगा। यह भारत के संविधान की खूबसूरती है। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यघर, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। देखो अब क्या था भाई, वहां की सारी व्यवस्थाएं अलग थी। आपकी क्या है, वहां की सारी व्यवस्थाएं अलग थी भाई, कुछ भी हो सब कुछ अलग है। रेलगाड़ी अलग है, गाड़ी, बस, मोटर, ट्रेन, सब कुछ क्या है अलग है। मतलब हम ये कह सकते हैं इनके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार किया जाता था जैसे हमारे देश में जो अछूत समाज के लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, हम इतिहास में पढ़ते हैं उनके बारे में, तो अनटचेबल्स है, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके साथ जैसा व्यवहार बिल्कुल अलग होता था, उनके लिए टच नहीं किया जाता था। तो गोरे लोग क्या है उनके साथ भी ऐसा ही करते थे। जैसे कि आपको इस एरिया में दिख रहा होगा कलर्ड, कि भाई ये एरिया किसका है, कलर्ड लोगों का है, तो वही लोग वहां रहे, नहीं तो दूसरे लोग ना जाए।
इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। पृथक्करण, पृथक कर दिया, अलग अलग हम लोगों ने कर दिया, और इंग्लिश में से कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेग्रीगेशन। मतलब क्या है, सब कुछ अलग कर दिया, गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग। 1950 से ही आज श्वेत रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 से क्या हो गया, हम 1950 में संविधान बनाकर बैठे हैं और इन्होंने क्या है, आज श्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारत के लोगों ने मिलकर के क्या है, वहां पे आंदोलन की शुरुआत करी। और जब आंदोलन बढ़ने लगा तो 1964 में क्या करा, किसको गिरफ्तार कर लिया, नेल्सन मंडेला साहब को गिरफ्तार कर लिया। विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हो गए। देखो, अब एक संगठन का होना बहुत जरूरी है और उसमें एक नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में भी क्या हुआ भाई, कांग्रेस का गठन हुआ और महात्मा गांधी जी के आने के बाद क्या है, एक चेहरा मिला जो नेतृत्व कर सके, जो सबको जोड़ सके, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोगों को जोड़ सके, तो वो महात्मा गांधी जी ने काम किया। तो यहाँ पे क्या है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और उसकी जो नेतृत्व करा वो किसने करा, नेल्सन मंडेला साहब ने करा। और सबको बोला भाई जो भी है सब आओ, महिला पुरुष हम सब क्या है इसके खिलाफ लड़ते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भैया सिर्फ और जितने भी गोरे लोग थे सारे इनके विरोध में थे। कुछ गोरे लोग अच्छे भी थे जो बेचारे ये कहते थे नहीं यार ये भेदभाव गलत है, उन्होंने समर्थन भी करा है, उन्होंने समर्थन भी करा है। तो हर जगह क्या है, अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। तो यूरोप के जो लोग थे जो ऐसा शासन कर रहे थे वो बुरे लोग थे। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे। जो मजदूर संगठन थे वो भी इसमें, तो अब ये बात देखो ना यार, आप मजदूर देखो, यूरोप वाले तो बनेंगे नहीं यूरोप वाले तो मजदूर बनेंगे नहीं, मजदूर किसको बनाएंगे, इन्हीं लोगों को बनाएंगे। तो संगठन कौन बनाएगा, यही लोग बनाएंगे। तो इन्हीं का ही क्या है संगठन। कम्युनिस्ट पार्टी भी एक तरीके की पार्टी है जो इनके आंदोलन में शामिल है। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। तो काफी देशों ने क्या है, रंग भेद की इस बात को उठाया है और इस रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई है और बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों ने उठाया। ठीक है, ये हम लोग क्या है 10वीं किताब में भी जो राजनीति विज्ञान का तीसरा अध्याय है उसमें भी हम लोग एक चर्चा पढ़ते हैं कि उसमें एक ओलंपिक हुआ था, मैक्सिको ओलंपिक, वहां पर भी ऐसा मुद्दा उठा था, फिर वहां से वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वो बात चली गई थी। तो ये क्या है कि हम लोग क्या है संविधान के बारे में जान चुके हैं, हम अफ्रीका की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं। तो अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि जो संविधान है, जो अफ्रीका का संविधान है वो कैसे बनता है, उसके बाद फिर भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से होता है, संविधान सभा कैसे काम करती है, कौन कौन से महापुरुष ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करा है, इन सभी से जुड़े सवाल हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और बाकी आपको अच्छा लगा हो तो आप ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिए कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और आग की तरह, बिल्कुल आग की तरह फैला दो वीडियो को और अपने चैनल को लर्न एंड शेयर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।